धन्यवाद साथियों। आज बात करेंगे भवन और जनगणना मकान दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। कई साथी जो प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण के बाद भी अभी भी कंफ्यूजन है कि भवन किसे कहेंगे और जनगणना मकान किसे कहेंगे, दोनों में क्या अंतर है। तो आज के वीडियो में बिल्कुल डायग्राम के साथ में स्पष्ट रूप से उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगा कि भवन किसे मानेंगे और जनगणना मकान। सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप जो भी अपने उच्च अधिकारी या जो आपके ट्रेनर्स हैं उनसे क्लियर कर लें। अब बात करेंगे सबसे पहले भवन की। तो भवन है वो आमतौर पे भूमि पर एकल संरचना होती है, और एकल संरचना का मतलब हो गया कि उसकी सामान्यतः 4 दीवारें हो और छत हो। अगर मान लो छत नहीं है, 4 दीवारें, तो वो भवन नहीं माना जाएगा। छत और 4 दीवार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में कभी कभी इसमें एक से अधिक संगठन इकाइयाँ हो सकती है, यानी उसकी इकाइयाँ ज़्यादा हो सकती है, यानी एक ही भवन में अलग अलग मकान कमरे वगैरह हो सकते हैं जिसमें अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, जैसे निवास के लिए हो। इसके अलावा उसके अंदर कुछ प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं, जैसे दुकान हो सकती है, कोई व्यवसाय स्थल हो सकता है, कार्यालय हो सकता है, कारखाना हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, वर्कशेड, स्कूल भी हो सकता है एक भवन के अंदर, मनोरंजन का साधन भी हो सकता है, पूजा स्थल हो सकता है, गोदाम हो सकता है, भंडार घर आदि किसी भी रूप में उसको उपयोग में लिया जा सकता है। एक ये भी संभव है कि किसी ऐसी इमारत या उसकी संगठन इकाइयों को एक से अधिक उपयोग में लाया जा रहा हो, जैसे मान लो आवास से दुकान, यानी उसमें रह भी रहे हैं और दुकान के रूप में काम में ले रहे हैं। आवास से कार्यशाला, आवास से कार्यालय, यानी आवास भी है और साइड में उसका कार्यालय भी है। आवास से डॉक्टर का क्लिनिक, आवास से शिक्षण केंद्र वगैरह, आवास से ब्यूटी पार्लर वगैरह। तो ये जैसे ये है, ये आपके अलग अलग तरह के भवन के उदाहरण हैं। अब तो बात करेंगे जनगणना मकान की। अब ये जब उदाहरण से देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। एक बार इसकी परिभाषा समझ लें। तो जनगणना मकान, अब मकान या तो पूरा भवन पे एक मकान हो सकता है या भवन का एक भाग जिसका उपयोग अथवा पहचान एक पृथक इकाई के रूप में किया जाता है, यानी वो भवन है के अंदर हो लेकिन उसमें एक अलग से इकाई के रूप में उसको पहचान किया जा सके। अब इसके लिए क्या हो कि एक तो उसका मुख्य प्रवेश द्वार हो, और मुख्य प्रवेश द्वार हो जो अलग से या तो सड़क की तरफ खुलता हो प्रवेश द्वार, या साझा आते में यानी खुले में, या सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों में उसका अलग अलग प्रवेश द्वार खुलता हो, तो वो एक जनगणना मकान के रूप में माना जाएगा। अब जी जनगणना मकान अधिवासित भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, यानी उसमें कोई रह भी रहा हो या खाली भी हो सकता है। दूसरा आवासीय भी हो सकता है या गैर आवासीय भी हो सकता है या मिश्रित रूप भी हो सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है। जैसे ये पूरा जनगणना भवन है। अब इस जनगणना भवन में 3 मकान अलग अलग दिए हुए हैं, क्योंकि तीनों के मालिक वगैरह है वो अलग अलग है, तीनों के दरवाजे अलग अलग है। तो ये उदाहरण दिया हुआ है। इसके आगे और भी जो डिटेल में उदाहरण वो समझेंगे। इसके अलावा यदि किसी भवन में अनेक फ्लैट या ब्लॉक विंग हो जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो और सड़क से उनके अलग अलग प्रवेश द्वार हो, या एक साझा सीढ़ी हो, सीढ़ी साझा हो लेकिन उनके दरवाजे या गेट है वो अलग अलग जगह खुलते हो, या मुख्य द्वार तक जाने वाला साझा आंगन है, तो उनमें अलग अलग जनगणना मकान माना जाएगा। अब इसके लिए भवन और मकान में क्या पहचान रहेगी, इसके लिए थोड़ा सा और भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि भवन को दोबारा अगर परिभाषित करें तो भवन है उसके चारों तरफ तो दीवारें हो और एक छत हो और जमीन पे एकल संरचना है, उसको भवन कहेंगे, और जिसमें सामान्य कद काठी वाला व्यक्ति वहाँ रह सके, पहुँच सके, उसके पहुँचने का प्रावधान हो। इसके अलावा कभी कभी भवनों में एक से अधिक संगठन इकाइयाँ हो सकती है, जिसमें मैंने बताया निवास भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है, व्यापार कार्यालय वगैरह ये भी हो सकता है। तो ये जैसे अलग अलग तरह के भवन के उदाहरण हैं। छतें अलग अलग हो सकती है, कच्ची पक्की जैसी भी हो सकती है। इसके अलावा भवन के अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, जैसे ये पूरी बिल्डिंग है, ये भी है, सिटी मॉल है वगैरह, ये सारे भवन है। अब इसमें अलग अलग मकान, जनगणना मकान है वो अलग अलग उपयोग के आधार पर हो सकते हैं। इसके अलावा भवन की दीवारें हैं इस तरीके से हो सकती है। तो मेन बात है कि इसकी छत हो और 4 दीवारें हो तो वो भवन माना जाएगा। अब यहाँ से जैसे एक और उदाहरण है, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। सड़क के एक और कई अलग अलग इमारतें दिखाई दे रही हैं और दोनों ओर से साझा दीवारों से जुड़ी हुई आपको दिखती है, और ऐसा लगता है कि सतत संरचना जैसी लगती है, यानी सारी कंटिन्यूस हो। लेकिन व्यवहारिक रूप में ये इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, और हो सकता है कि अलग अलग समय में बनी हो। जैसे ये 101 नंबर वाला ये पूरा भवन अलग है, 102 अलग है, कलर अलग है, ये सब कुछ अलग है। इनके गेट है वो मेन मुख्य रोड पे खुल रहे हैं। तो दूसरा एक ये भी हो सकता है कि अलग अलग परिवारों का इसमें स्वामित्व भी हो, यानी इसका मालिक अलग हो, इसका मालिक अलग हो, इसका मालिक अलग हो। तो ऐसी स्थिति में पूरे प्रकरण में भले ही पूरी संरचना एक जैसी अपने को दिखाई देती है, एक ही इमारत लगती है, लेकिन इनके प्रवेश द्वार अलग अलग है, इनका मालिकाना अलग अलग है और बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग समय में बनी हुई है। तो इनको अलग अलग भवन माना जाएगा और इनको अलग अलग भवन नंबर दिया जाएगा। जैसे भवन नंबर 101 है, 102 है,
अब एक जनगणना भवन में एक से अधिक मकान हो सकते हैं। जैसे मान लो ऊपर का अलग पोर्शन है, नीचे का अलग है, अब उसमें अलग अलग परिवार रह रहे हैं या कोई किराएदार रह रहा है या किसी अन्य उपयोग में काम में आ रहा है, तो एक भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हो सकते हैं। तो ये तो भवन की परिभाषा हो गई कि इसमें ये सारे हैं वो अलग अलग भवन हैं। अब इसमें और अगर कन्फ्यूजन है तो और अब आगे देखते हैं कि मकान सूचीकरण का उद्देश्य उन सभी संरचनाओं की पहचान करना है जिसमें मनुष्य रह सकते हैं। अब पंप हाउस है, मंदिर है, अनाज भंडार, खेत में बनी अस्थायी झोपड़ियाँ, इस तरह की अन्य संरचनाएं हैं, वो भी भवन का उदाहरण होगी क्योंकि उनमें भी व्यक्ति कोई रह रहा है। इन्हें भी भवन नंबर माना जाना चाहिए और उचित नंबर दिए जाने चाहिए। इसके अलावा बहुत छोटी संरचनाएं हो, जैसे पान का केबिन है, कोई प्रेस का छोटा सा जगह है, कोई डेयरी है, चाय का छोटी सी थड़ी है, तो जिसमें 3 बाई 3 फुट का केबिन वगैरह है, उसको भवन नंबर नहीं माना जाएगा। यानी भवन है जिसमें आम व्यक्ति आराम से रह सके, उसको आ जा सके, तो वो भवन माना जाएगा। अब इसके अलावा ये जो है 6 बाई 6 का अनाज की झोपड़ी है, गुफा वगैरह है, रेलवे द्वारा पुराना परित्यक्त मकान वगैरह है, तो ये सारे भवन की श्रेणी में आएंगे। अब बात करेंगे जनगणना मकान की। तो जनगणना मकान है वो भवन या भवन का एक भाग हो सकता है, उसकी अलग इकाई रूप में पहचान होगी। अब जनगणना मकान और भवन किन स्थितियों में अलग अलग होंगे, क्या क्या जनगणना मकान के लिए क्या आधार होगा कि एक तो पृथक और स्वतंत्र मुख्य द्वार होना चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार है, एक ही भवन में अलग अलग मकान है तो उनके प्रवेश द्वार है वो अलग अलग होने चाहिए, तभी वो जनगणना मकान माने जाएंगे। इसके अलावा अब प्रवेश द्वार अलग है, हो सकता है कि वो सारे प्रवेश द्वार अलग अलग सड़क पे खुल रहे हो, साझा आंगन में भी खुल सकते हैं या सीढ़ियों में भी खुलता हो, लेकिन वहाँ पर प्रगणक है वो स्वतंत्र रूप से पहुँच सके और वहाँ नंबरिंग कर सके, मकान नंबर दे सके, तो वो एक अलग जनगणना मकान माना जाएगा। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर भी देखना है कि उस पर स्वामित्व यानी उसका अधिकार किसका है, एक ही व्यक्ति का है या अलग अलग व्यक्तियों का है। जैसे नीचे वाला जो है पोर्शन है वो किसी और व्यक्ति के पास में, ऊपर वाला पोर्शन और अलग पास में, बिल्डिंग एक यानी भवन एक है लेकिन उसमें जनगणना मकान अलग अलग स्वामित्व के आधार पर हो जाएंगे। इसके अलावा उपयोग के आधार पर भी आपको गौर करना है कि उपयोग आवश्यक के रूप में हो रहा है, गैर आवश्यक रूप में हो रहा है या मिश्रित उपयोग हो रहा है। अब जनगणना मकान है, अलग अलग इसमें क्राइटेरिया है। पूरा भवन है वो एक जनगणना मकान हो सकता है, यानी पूरा भवन में उसमें एक ही परिवार रह रहा है और एक ही उपयोग इसका आवास के लिए किया जा रहा है। हो सकता है उसमें कमरे ज़्यादा हो, लेकिन वो एक जनगणना मकान और एक जनगणना भवन माना जाएगा। एक भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हो सकते हैं। किस स्थिति में होंगे कि जब प्रत्येक संगठन इकाई यानी जो भी मकान है, जनगणना मकान है, उनके स्वतंत्र प्रवेश द्वार हो और प्रत्येक इकाई द्वारा अलग अलग व्यक्तियों या व्यक्तियों के अधिकार या स्वामित्व में हो। प्रवेश द्वार पहली शर्त है कि प्रवेश द्वार एकदम सेपरेट हो और उस पर अलग अलग लोगों का अधिकार हो सकता है ऊपर वाला किसी को किराया दिया हो या बेचा हुआ हो, नीचे अलग मालिक रह रहा हो, तो वो अलग अलग जनगणना मकान माने जाएंगे। इसके अलावा यदि प्रत्येक इकाई का पृथक प्रवेश द्वार है, स्वतंत्र प्रवेश द्वार है और अलग अलग इकाइयों को अलग अलग उपयोग लिया जा रहा है, भले ही एक व्यक्ति के अधिकार में हो। मान लो जैसे एक ही व्यक्ति है लेकिन इसके ऊपर का भाग है वो ब्यूटी पार्लर के रूप में काम में ले रहा है या और कोई डॉक्टर का क्लिनिक वगैरह के रूप में काम में ले रहा है और नीचे उसका रहवास है, तो वो दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि उनके स्वतंत्र प्रवेश द्वार है और उपयोग भी अलग है। भले ही मालिक एक हो, मालिक अलग अलग है तब तो अलग होंगे ही मकान, लेकिन अगर मालिक एक है लेकिन उपयोग अलग अलग हो रहा है तो भी वो स्वतंत्र अलग रूप से जनगणना मकान माने जाएंगे। ये जो बातें कर रहे हैं ये जनगणना मकान के बारे में कर रहे हैं। अब इसमें आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एक तरीके से। ये जो डायग्राम है, अब इसमें एक ही परिसर में बनी एक से अधिक संरचनाएं हैं, आपको अलग अलग डायग्राम के द्वारा मैं बता दूंगा। अब मान लो पृथक प्रवेश द्वार है जो एक साझा क्षेत्र में खुलते हैं, दरवाजे अलग अलग है लेकिन एक ही कॉमन जो आंगन वगैरह है उसमें खुल रहे हैं। अब उसमें अलग अलग व्यक्तियों के अधिकार में है, अलग अलग जो भी जो संरचनाएं है वो अलग अलग व्यक्तियों के अधिकार में है, तो अलग अलग भवन हो जाएंगे और अलग अलग जनगणना मकान हो जाएंगे क्योंकि उनका स्वामित्व भी अलग है और एक दूसरे से साझा रूप से खुल रहे हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक ही व्यक्ति के अधिकार में हो, यानी उनका मालिक एक ही हो और उन सभी का उपयोग, रहने का उपयोग किया जा रहा है, यानी एक ही परिवार उसमें रह रहा है, तब वो एक भवन और एक जनगणना मकान होगा। लेकिन एक ही व्यक्ति के अधिकार में है लेकिन उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं और जिसमें एक भाग है रहने के लिए काम में लिया जा रहा है, दूसरे भाग में उसके लिए दुकान है, तीसरे भाग में पशुओं के लिए अलग अलग तरह के पशु शेड वगैरह बने हुए हैं। इस तरीके से मालिक भले ही एक है, अधिकार एक व्यक्ति का है लेकिन उपयोग अलग अलग है, तो फिर एक जनगणना भवन हो जाएगा और अलग अलग उपयोग के कारण उसमें अलग अलग जनगणना मकान हो जाएंगे। मालिक एक है इसलिए भवन तो एक हो जाएगा लेकिन इसके उपयोग अलग अलग है, तो
अलग अलग जनगणना मकान हो जाएंगे। यानी रहने वाला जो मकान है जनगणना मकान एक हो जाएगा, पशुओं के लिए अगर कोई बनाया हुआ पशु शेड तो वो दूसरा हो जाएगा, किसी तीसरे भाग में कोई और वर्कशॉप वगैरह है तो वो तीसरा जनगणना मकान हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होगी, अभी ये एक और कंडीशन हो सकती है, एक ही परिवार में एक से अधिक संरचनाएं हैं और सभी संरचनाओं का प्रवेश द्वार एक ही है। यानी जैसे सामान्य रूप से जो लोगों के घर होते हैं जिसमें मुख्य द्वार एक ही होता है तो वो एक भवन और एक जनगणना मकान माना जाएगा। तो ये कुछ अलग अलग स्थितियां हैं जिसमें आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि जनगणना भवन किसे मानेंगे और मकान किसे मांगेंगे। अब भवन के लिए छत होना जरूरी है। मैंने शुरू में कहा कि 4 दीवारी और छत, तो ये जो है ये बिना छत के स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर यानी संरचना है, भवन नहीं है। जबकि ये भवन है क्योंकि इसमें 4 दीवारी हैं और 4 दीवारें हैं और छत है, ये ध्यान रखें। तो भवन के लिए छत होना जरूरी है, ये भवन की कंडीशन हो गई। अब पहचान कैसे करेंगे भवन और जनगणना मकान की? जैसे ये पहला डायग्राम है, अब इसमें एक भवन है और एक जनगणना मकान है, क्योंकि इसमें अलग से कोई दरवाजे वगैरह नहीं है। भवन है वो सामान्य रूप से भी हो सकता है, शंकुआकार भी हो सकता है, लेकिन एक ही संरचना है तो एक जनगणना मकान हो गया। ये पूरा है, अब इसका एक प्रवेश द्वार है, एक ही परिवार रह रहा है और एक ही परिवार द्वारा इसको उपयोग में लिया जा रहा है, तो ये एक ही जनगणना भवन होगा और एक ही जनगणना मकान होगा। अब और भी जैसे अलग उदाहरण से समझेंगे, जैसे ये है, अब इसमें भवन नंबर 1 है, भवन नंबर 2, भवन नंबर 3, भवन 4, भवन 5 और भवन 6। अब इसमें काफ़ी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। जैसे ये आगे का जो मार्ग है, यहाँ सबके अलग अलग प्रवेश द्वार है, इसका सेपरेट प्रवेश द्वार है, 1 का है, 2 का है, 3 का, 4 का है। और ये जैसे एक परिवार द्वारा काम में लिया जा रहा है, ये भी एक परिवार द्वारा काम में लिया जा रहा है और इनका स्वतंत्र प्रवेश द्वार है, इनका रंग अलग है, इसका मतलब हो सकता है इसके बीच में गैप भी है, तो हो सकता है अलग अलग समय में बने हो। तो ये 1, 2, 3, 4 ये अलग सेपरेट भवन हो जाएंगे, 5वां भी भवन होगा और 6ठा भी भवन होगा। तो यानी इस आकृति में आपके 6 भवन हैं। तो और भवन संख्या 1 और 1 से 4 में एक ही भवन है और एक ही जनगणना मकान है। अब इसमें जनगणना मकान भी एक ही है और भवन एक ही है, इसमें भी है और इसमें भी 4 में। लेकिन 5 की बात करें तो 5 में जनगणना भवन जो 5वां है, इसमें 2 मकान है, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब इसमें प्रवेश द्वार देखते हैं तो प्रवेश द्वार इसका पूरा ऊपर से सीढ़ियाँ दी हुई बिल्कुल सेपरेट है और हो सकता है ये किसी और के काम में आ रहा हो। तो कंडीशन हो जाएगी कि यदि जैसे इसमें जनगणना भवन जो संख्या 5 और 6, इसमें 2 और 3 जनगणना मकान है, 2 कैसे होंगे? अब इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है कि यदि जनगणना भवन जो 5 है ये, अब इस 5 में एक ही उद्देश्य के लिए अगर एक परिवार द्वारा काम में लिया जा रहा है, मतलब एक ही परिवार रह रहा है और उसका जैसे मालिक है उसका बेटा है ऊपर रह रहा है, साझा रसोई वगैरह से भोजन कर रहे हैं और एक ही परिवार रह रहा है, मालिकाना हक भी एक का है, तो वो एक ही जनगणना भवन और एक जनगणना मकान हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला भाग किसी अन्य के द्वारा किराएदार वगैरह को दिया हुआ है, सेपरेट प्रवेश द्वार है, तो उसमें 2 जनगणना मकान हो जाएंगे। तो यहाँ आप एक बार क्लियर कर लें, यहाँ से जैसे कि भवन संख्या 5 का उपयोग एक ही उद्देश्य के लिए, नहीं रहने के लिए एक ही परिवार द्वारा किया जा रहा है, तब भवन संख्या 5 को एक जनगणना मकान के रूप में मानना जाएगा, हालांकि उसके प्रवेश द्वार अलग है। तो आपको मकान की परिभाषा में खाली प्रवेश द्वार नहीं देखना है, प्रवेश द्वार के साथ में उसका उपयोग और उसका स्वामित्व, इन तीनों चीज़ों को साथ में रख करके आपको तय करना है कि भवन कौन सा होगा और मकान कौन सा होगा, जनगणना मकान कौन सा होगा। अब ये जो दूसरी कंडीशन है, इसमें 3 अलग अलग है, तीनों के अलग अलग यहाँ से साइड में जैसे सीढ़ियाँ वगैरह यहाँ से दी हुई है, तीनों अलग अलग लोगों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे हैं। तो ये भवन 1 हो गया और जनगणना मकान 3 हो गए। तो इस तरीके से जो भवन संख्या 6 है उसमें 3 जनगणना मकान है, भवन संख्या 2 में 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। 2 कब होंगे कि अलग अलग ऊपर वाला जो व्यक्ति है वो अलग रह रहा है, किराएदार वगैरह है कोई भी है या अलग उपयोग में कर रहा है, लेकिन एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा उसका उपयोग लिया जा रहा है और सिर्फ रहने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, तो ये एक जनगणना भवन और एक जनगणना मकान हो जाएगा। अब और जैसे ये बहुमंजिल इमारतें वगैरह या जो शहरों में है इस तरीके की बिल्डिंगें बनी हुई है, पूरा भवन एक है लेकिन इसमें अलग अलग फ्लैट्स बने हुए हैं, तो एक भवन है और 8 जनगणना मकान हो जाएंगे, क्योंकि 8 फ्लैट इसमें अलग अलग बने हुए हैं, 101, 102, 103, 104 इस तरीके से अलग अलग जो भी है। तो ये जनगणना मकान अलग अलग क्योंकि हो सकता है इनके मालिक वगैरह अलग हो या अलग अलग लोग इसमें रह रहे हो, अलग अलग परिवार रह रहे हो, एक ही व्यक्ति ने या एक ही स्ट्रक्चर है इसलिए इसको एक भवन नाम दे दिया, लेकिन जनगणना मकान उसमें अलग अलग है। एक और दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, जैसे यहाँ है कि एक ही परिसर के भीतर अलग अलग इमारतें हो सकती है। जैसे ये परिसर, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर अलग अलग इमारतें, प्रत्येक इमारत को अलग अलग भवन गिना जाता है यदि उनका स्वामित्व अलग अलग हो, इसका मालिक अलग हो, इसका मालिक अलग हो, इसका अलग हो,
अलग परिवार रह रहा हो, अलग प्रवेश द्वार है, तो ये अलग अलग भवन माने जाएंगे। अब प्रत्येक इमारत किसी उपक्रम कंपनी या सरकार के स्वामित्व में हो, जिनमें वास्तव में अलग अलग परिवार रहते हो, तो परिवार भी अलग होना चाहिए, स्वामित्व भी अलग है, तो ये अलग अलग जनगणना भवन हो जाएंगे। तो ऐसी प्रत्येक इमारत को अलग अलग जनगणना भवन माना जाएगा। अब मान लो इनमें से किसी भवन में अलग अलग फ्लैट में अलग अलग परिवार रहते हैं, तो उन्हें अलग अलग जनगणना मकान माना जाना चाहिए। अब इसमें जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, इसमें एक भवन है, लेकिन इसमें भी अलग अलग फ्लैट बने हुए हैं और अलग अलग परिवार रह रहे हैं, तो फिर अलग अलग जनगणना मकान इसमें हो जाएंगे। भवन एक हो जाएगा, लेकिन जनगणना मकान एक से अधिक हो जाएंगे। अब यहाँ से जैसे एक और उदाहरण है जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। ये पूरा जनगणना भवन एक है, यानी एक ही बिल्डिंग है, हो सकता है एक ही मालिका हो, लेकिन अब इसमें क्या है, दो तरह की कंडीशन है कि पहले के जो 2 कमरे हैं वो एक परिवार काम में ले रहा है, और दूसरे जो 3 कमरे हैं वो दूसरा परिवार काम में ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक ही भवन पूरा है, क्योंकि इसकी छत वगैरह सारी एक है, और इसके बाद में जनगणना मकान 2 माने गए। क्यों? क्योंकि एक में जैसे 1 नंबर जो है, इसमें 2 कमरे, इनमें दोनों में एक ही परिवार रह रहा है, एक ही परिवार के स्वामित्व में है, और 3 कमरे जो सेकंड साइड के जो 3 कमरे हैं उसमें दूसरे परिवार का स्वामित्व है। तो ऐसी स्थिति में ये जनगणना मकान 1 हो गया और ये जनगणना मकान 2 हो गया। हालांकि इनके प्रवेश द्वार तीनों के अलग अलग दिए हुए हैं, 3 कमरे हैं, लेकिन मकान एक ही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति इसको उपयोग में ले रहा है। तो 2-3 चीज़ें आपको एक साथ कंसिडर करनी है, प्रवेश द्वार की भी करनी है, उसका उपयोग भी करना है, क्योंकि ये एक ही परिवार द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है, ये दूसरे परिवार द्वारा उपयोग में लिया जा रहे हैं, ये भी आपको देखना है। अब है जनगणना मकान और भवन की और पहचान के लिए, जैसे छात्रावास की बात करें, जैसे इस तरीके का कोई छात्रावास है जिसमें एक बड़ा छात्रावास बना, उसमें अलग अलग कमरे हैं और अलग अलग कमरों में स्टूडेंट्स रह रहे हैं, लेकिन सभी के जो गेट है वो अंदर जो आता है गैलरी उसमें खुल रहे हैं और सभी रहने के लिए उपयोग में ले जा रहे हैं, तो ये एक पूरा बिल्डिंग है वो एक जनगणना मकान हो जाएगा। ये पूरा भवन है। अब इस भवन में 3 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 3 मकान इसमें शो किए गए, एक जनगणना मकान 1, जनगणना मकान 2 और जनगणना मकान 3। अब 3 अलग अलग क्यों है? क्योंकि उपयोग के आधार पर, जैसे इसका उपयोग है वो बच्चों द्वारा रहने के लिए किया जा रहा है, और पूरा छात्रावास है जिसमें साझा बरामदा है, सीढ़ी, आंगन वगैरह साझे हॉल में खुलते हैं सारे कमरों के दरवाजे, तो एक जनगणना मकान और एक भवन माना जाएगा। अब इसमें दूसरा जो कंडीशन है, जैसे जनगणना मकान 2, अब इसके अंदर मान लो एक अलग से सेपरेट स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें वार्डन रह रहा हो, तो वो अलग से जनगणना मकान माना जाएगा। दूसरे में यहाँ जैसे कोई रसोईया हो या कोई माली हो जो काम कर रहा है और वो अलग से रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में जनगणना भवन तो 1 हो जाएगा, लेकिन जनगणना मकान 3 हो जाएंगे। ये कॉमन सभी के उपयोग के लिए रहे तो एक जनगणना मकान हो गया, ये वार्डन के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है तो दूसरा हो गया, और ये रसोईया या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है तो तीसरा हो गया। तो इस तरीके से एक भवन है, इसके अंदर 3 जनगणना मकान है। और डिटेल में अगर और जानना चाहें तो आप जैसे ये है, अब इसमें आकृतियाँ तो 4 दिख रही है, एक मुख्य आवास है, दूसरा शौचालय है, तीसरा बैठक है और चौथा रसोई घर है। लेकिन ये सारे गैर आवासीय है, मेन जो मुख्य आवास ये है और एक ही परिवार में द्वारा काम में लिया जा रहा है। अब मान लो ये सारे स्ट्रक्चर एक ही परिवार द्वारा लिया जा रहा है तो क्या होगा, तो एक ही परिसर में एक परिवार द्वारा उपयोग ली जा रही संरचनाएं सारी जो है, जिसमें मुख्य आवास है, शौचालय, रसोई घर और बैठक है, तो एक भवन हो गया और एक ही जनगणना मकान हो गया। भले ही इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लेकिन इसमें एक ही परिवार का आवास है और एक ही उपयोग है, एक ही परिवार के रहने के लिए आवासीय रूप में उपयोग हो रहा है, आवासीय के अलावा अन्य कोई उपयोग इसका नहीं हो रहा है। अब मान लो इनमें से अगर किसी संरचना का उपयोग किसी अन्य परिवार द्वारा किया जा रहा है, जैसे मान लो ये बैठक का कमरा, इसमें कोई पूरा अलग से परिवार रह रहा हो और उसका खाना वाना सब कुछ अलग हो, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग भवन हो जाएंगे, ये भवन अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, और जनगणना मकान अलग हो जाएंगे और बिल्कुल सेपरेट तो भवन भी अलग हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपको 2-3 चीज़ें हैं वो कंसिडर करनी है। अगला है ये जो जैसे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का परिवार है जिसमें मुख्य आवास है, पास में रसोई है और इसी के मालिकाना हक में एक पशु शेड बना हुआ है और एक वर्क शेड बना हुआ है। अब इस स्थिति में परिसर में आवास है, ये जो मुख्य आवास है, दूसरा रसोई है और तीसरा है पशु शेड और चौथा है वर्क शेड, यानी जहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह या कुछ भी कोई कंस्ट्रक्शन का या कोई काम हो रहा है, मशीनों का काम है। अब ऐसी स्थिति में 4 संरचनाएं दिख रही है, लेकिन 4 में से जो रसोई है वो परिवार का ही एक भाग मान सकते हैं, यानी परिवार के लोग इसको उपयोग में ले रहे हैं, इसी के मालिकाना हक में, तो इसको एक जनगणना मकान माने जाएंगे। ये पूरा भवन एक है, एक ही मालिक का है, एक ही परिसर में है, तो लेकिन अब इसके उपयोग अलग अलग हो गए। तो पहला उपयोग है रसोई
मुखिया के द्वारा काम में ली जा रही, उसके परिवार के सदस्यों द्वारा काम में ली जा रही, तो रसोई और मुख्य आवास ये जनगणना मकान 1 हो गया। पशु शेड है, ये पशुओं के लिए अलग उपयोग हो गया, तो ये जनगणना मकान 2 हो गया। और वर्क शेड है वो किसी अन्य व्यक्ति को किराए वगैरह के दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ 1 भवन है और 3 जनगणना मकान है। ये पूरा दोनों मिलाकर के 1 जनगणना मकान, पशु शेड दूसरा जनगणना मकान और वर्क शेड है वो तीसरा जनगणना मकान। तो इस तरीके से 1 भवन है और 3 जनगणना मकान है, और 2 जो नई संरचना है वो अलग अलग जनगणना मकान है, क्योंकि इनका उपयोग अलग अलग है। अगर इसी परिवार द्वारा यहाँ जैसे शौचालय वगैरह होता तो फिर वो एक ही जनगणना मकान माना जाता, लेकिन ये काम पूरे अलग है, अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो ये अलग अलग मकान हो गए। अगली कंडीशन और जैसे ये है, अब इसमें मुख्य आवास है, यहाँ पशु शेड है, वर्कशॉप है और रसोई घर है। चीज़ें लगभग वो है जो पहले चित्र में थी, लेकिन इसमें एक अंतर है, वो अंतर आपको देखना है कि जैसे मान लो मुख्य आवास और रसोई घर है वो मुखिया द्वारा काम में लिया जा रहा है, पशु शेड है वो भी मुखिया के लिए, लेकिन ये जो वर्कशॉप है ये पूरी तरीके से अलग है। अब इसमें क्या है, जैसे एक परिसर में आवास भी है, रसोई है, पशु शेड और वर्क शेड के रूप में 4 संरचना है। अब इनमें से वर्क शेड है उसका उपयोग किसी अन्य परिवार द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल सेपरेट है। इसमें जो काम हो रहा है वो अलग ही परिवार काम कर रहा है, अलग ही व्यक्ति है, वो पूरा परिवार सहित रह रहे हैं वहाँ वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मकान भी अलग हो जाएगा और भवन भी अलग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुल जो मकान होंगे वो 3 होंगे, यानी मुख्य आवास रसोई 1 मकान हो गया, पशु शेड दूसरा मकान हो गया और ये वर्कशॉप है वो तीसरा मकान हो गया। लेकिन भवन 2 हो गए। पहला भवन है जो एक मुख्य आवास रसोई और पशु शेड जो एक व्यक्ति के मालिकाना हक में है, यानी स्वामित्व में है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वर्कशॉप है, ये दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व में है, और जब दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व में है, काम भी उसमें अलग हो रहा है, पूरा एक तरह से सेपरेट है, तो इसको अलग से भवन मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जनगणना मकान 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, तो 2 भवन है और 3 जनगणना मकान हो गए। तो ये और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे इसमें है ये किसी बड़ी व्यक्ति है जिसका मुख्य आवास है। इसमें 3 तरह की संरचना आपको दिख रही है। मुख्य आवास है जो जहाँ मालिक रह रहा है, गैराज है, अलग से संरचना है जिसका उपयोग गाड़ियों को रखने के लिए किया जा रहा है, और तीसरा एक जैसे यहाँ संरचना दिख रही है जो एक नौकर का आवास है, यानी क्वार्टर बना हुआ है जिसमें नौकर रह रहा है। अब इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है। पहली संभावना ये होगी कि नौकर है, अगर मालिक के परिवार से भोजन प्राप्त कर रहा है, यानी रह यहाँ रहा है भले, लेकिन परिवार से भोजन प्राप्त कर रहा है, साझा रसोई से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो उसके परिवार का सदस्य माना जाएगा। और जब परिवार का सदस्य माना जाएगा तो उसको, अब यहाँ से जैसे पहली कंडीशन है कि अगर मान लो भोजन नहीं लेता है तो अलग बात है, नहीं लेता है, मान लो जैसे नहीं लेता है तो सेपरेट मकान हो गया, ये मकान सेपरेट हो गया और ये मकान सेपरेट हो गया। तो अगर मान लो भोजन नहीं लेता है तो 1 भवन और 3 जनगणना मकान हो गए, क्योंकि नौकर का आवास अलग है, उसका खान पान रसोई अलग है, गैरेज है उसका उपयोग अलग हो गया, इस भवन का उपयोग मुखिया के द्वारा रहने के लिए किया जा रहा है, तो 3 जनगणना मकान हो गए, भवन 1 ही रहा। लेकिन मान लो दूसरी कंडीशन में कि ये नौकर है, यहाँ भोजन है वो मालिक के रसोई से कर रहा है, यानी मालिक के साथ ही भोजन वगैरह कर रहा है, तो वो उसका परिवार का सदस्य गिना जाएगा। और परिवार के सदस्यों द्वारा अगर कोई काम में लिया जा रहा है तो वो एक ही मकान का भाग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर नौकर मालिक के मकान से भोजन लेता है तो 1 भवन और 2 जनगणना मकान हो जाएंगे, यानी एक तो जनगणना मकान मुख्य आवास और ये नौकर का आवास मिला करके 1 मकान होगा, और गैरेज है वो दूसरा मकान होगा। कारण क्या है कि नौकर है वो मालिक के परिवार से भोजन लेता है तो परिवार का सदस्य माना जाएगा। अब अगले वीडियो में परिवार के बारे में, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि परिवार किसे मानेंगे, संस्थागत परिवार किसे मानेंगे, बेघर किसे मानेंगे। अगर आपके परिवार के संबंध में कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो ये 2 स्थिति होगी। पहली स्थिति में अगर नौकर यहाँ से भोजन ले रहा है तो फिर इसका पूरा एक ही मकान हो गया, क्योंकि इसी का सदस्य हो गया परिवार का, और लेकिन अलग से रह रहा है, अलग से भोजन वगैरह बना रहा है, तो ये अलग मकान हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। 2 कंडीशन होगी। अब इसके अलावा और एक पहचान है, जैसे ये है एक व्यक्ति का नाम है और एक ही व्यक्ति के मालिकाना हक में उपयोग में 2 मकान है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग ले, लेकिन एक ही व्यक्ति द्वारा काम में लिए जा रहे हैं और एज ए परिवार के रूप में उसको काम में ले रहे हैं, यानी एक ही परिवार उसको उपयोग में ले रहा है। तो ये 1 जनगणना भवन हो गया और 1 जनगणना मकान हो गया। दूसरी कंडीशन में यहाँ 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, जिसमें ये भी है और ये भी है, लेकिन दोनों पे अलग अलग नाम दिए हुए। यहाँ जैसे गेस्ट हाउस गुप्ता हाउस नाम दिया हुआ है और यहाँ मल्होत्रा हाउस नाम दिया हुआ है, यानी 2 व्यक्ति अलग अलग है, दोनों का मालिकाना अलग अलग है, दोनों के अलग अलग दरवाजे हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो बाउंड्री अलग, जैसे बिल्कुल सेपरेट मालिकाना हक सेपरेट है, प्रवेश द्वार भी अलग है और अलग अलग बने हुए हैं, तो यहाँ 2 भवन और 2 जनगणना मकान हो जाएंगे।
यानी ये एक जनगणना भवन एक जनगणना मकान, और दूसरा जनगणना भवन दूसरा जनगणना मकान हो जाएगा। तो ये उपयोग भी आपको देखना है। 2-3 चीज़ें आपको मैंने आपको बता दी। एक तो स्वामित्व देखना है, उसका किसका है, उसका उपयोग कौन कर रहा है, और परिसर वगैरह है वो भी देखना है। तो इस तरीके से आपको जनगणना मकान और भवन में अंतर करना है। अब परिवार की बात करें तो परिवार को मैंने पहले बता रखा है। अगर फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप परिवार के बारे में कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा कि परिवार में किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। वीडियो मैंने शुरू में कहा था थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी टॉपिक पे अगर आप जनगणना संबंधित टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूँगा आगामी दिनों में वीडियो बनाने की। तो चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।